अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की ये वन शॉट वीडियो है। इस एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर है वो करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से अगर बेटा लॉन्ग नहीं आना, अच्छा मैंने उर्दू मीडियम के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक दे देता हूँ, आप कमेंट में देख लीजिए और मैं इसको एंड स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ। तो देखें बच्चे, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा आने हैं, ठीक है। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 6 नंबर के, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आने हैं चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आने हैं, मतलब कि 8 नंबर का पेपर आना है। तो जिन चैप्टर में से लॉन्ग आने हैं उनमें से भी इतने नंबर के पेपर आना है, उसमें से उतने शॉर्ट कम आने हैं, उतने एमसीक्यूज कम आने हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जिस सेक्शन में ये शामिल है वहां पे आप इसको चॉइस पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। बोर्ड में जिस सेक्शन में ये आपको आ रहा है तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं इसके शॉर्ट एमसीक्यू ईच एंड एवरीथिंग इस एक ही वन शॉर्ट वीडियो में बेटा इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह इसको हम 1 घंटे से कम वक्त में जो है निपटा देंगे। तो सबसे पहले बेटा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम करता क्या है। द यूरिनरी सिस्टम रेगुलेट्स द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये यूरिनरी सिस्टम का काम है कि ये हमारे जिस्म की अंदरूनी जो माहौल है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। कैसे? इट इंश्योर्स दैट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। किस तरह ये रेगुलेट करता है कि हमारे जिस्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे यूरिन है, पेशाब है, और जो बेकार मादे हैं उसमें जो निकालने जरूरी होते हैं, ठीक है, तो वो निकालता है। तो ये हमारा क्या है, यूरिनरी सिस्टम का काम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेटा मैं इसमें बिल्कुल आपको सिंपली सिंपली लेकर चलूंगा, बेटा आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद बेटा सवाल पूछा जाता है, मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीजें बताऊंगा कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं ना, 4 पार्ट्स, उनके नाम लिखें। तो बेटा आपने किडनी के इनके नाम लिखने हैं। तो सिर्फ आपने, अगर वो नाम पूछेगा तो आपने नाम लिखने हैं, एक 1 पेयर ऑफ किडनी, ये सिर्फ आपने नाम लिख देने हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरिथ्रा। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो 1 पेयर ऑफ किडनी है, यानी कि किडनीज का एक जोड़ा। हर किडनी से 2 नालियां निकल रही हैं जिन्हें हम यूरिटर्स बोलते हैं, और ये नालियां निकलकर बेटा पेशाब लेकर मसाने में जाती हैं जिसे हम यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, यूरिनरी ब्लेडर के साथ एक छोटी सी नाली होती है जिसे हम यूरिथ्रा बोलते हैं, जो पेशाब को जिस्म से बाहर खारिज कराने में मदद करती है। तो ये 4 पार्ट्स। अच्छा, बात कर बेटा इनके ना पार्ट्स के नाम नहीं पूछता, वो कहता है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यानी कि यूरिनरी सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों के काम बताएं। तो फिर आपने काम बताने हैं, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है किडनीज रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। अच्छा, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ तक। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसमें पेयर ऑफ किडनी हो गया, चाहे आप ये नाम लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए। पेयर ऑफ यूरिटर या यूरिटर्स का एक जोड़ा ये नालियों का, यूरिनरी ब्लेडर एक हो गया और एक यूरिथ्रा हो गया। उसके बाद बेटा इनके फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ से आपने शुरू करने हैं। किडनी क्या करता है, ये अलग से शॉर्ट आएगा। किडनीज रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, तो ये पानी को रिमूव करते हैं, साल्ट्स को रिमूव करते हैं जो हमारे जिस्म में जरूरी नहीं होता, और नाइट्रोजिनस वेस्ट को खून से रिमूव करते हैं, और क्या बनाते हैं, अल्टीमेटली ये यूरिन फॉर्म करते हैं। उसके बाद फ्रॉम ईच किडनी अ ट्यूब कॉल्ड यूरिटर, यूरिटर कैरीज यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिटर का बस बेटा इतना काम है कि किडनी से पेशाब को इसने यूरिनरी ब्लैडर में मसाने में लेकर जाना है, सिंपल। उसके बाद बेटा यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है बेटा, टेम्परेली स्टोर यूरिन, यानी कि आर्जी तौर पर ना यूरिन को स्टोर करता है। यूरिन ने परमानेंट तो नहीं ना स्टोर होना, हमने इसको जिस्म से निकालना है, तो जितनी देर नहीं निकालना उतनी देर इसमें स्टोर है। उसके बाद यूरिथ्रा है बेटा, ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम दी यूरिनरी ब्लैडर टू दी आउटसाइड। तो ये इनके फंक्शन है। उसके बाद बेटा है किडनीज। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो किडनीज आर द मेजर ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। रीनल आर्टरी सप्लाइज देम ब्लड विद मेटाबॉलिक वेस्टेज लाइक यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स। तो जो रीनल आर्टरी है बेटा, आपको पता है कि आर्टरीज वो होती हैं जो दिल से खून को दूसरे ऑर्गन्स की तरफ लेकर जाती हैं, और रीनल का लफ्ज जहां भी आएगा इससे मुराद आपका गुर्दा होगा, ठीक है। तो रीनल आर्टरी वो है जो दिल से खून की दिल से आ रही है गुर्दे की तरफ। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे खून में, यूरिया होगा, एक्स्ट्रा वाटर होंगे और साल्ट होंगे, और ये गुर्दे के लिए हुक्म लेकर आएगी कि भाई इसको निकालो, इन एक्स्ट्रा वाटर को, साल्ट को और यूरिया वगैरह को निकालो, ठीक है। तो ये किडनी है, ये मेजर ऑर्गन है, इन्होंने सारा काम करना है। बाकी ये वाली जो चीजें हैं बेटा
ये जो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, ये तो बाद में बस इस चीज को जो वो निकाल देते हैं गुर्दे, उनको लेकर ही जाते हैं। उसके बाद किडनी फिल्टर दीज वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड एंड देन एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो बेटा ये किडनी का फंक्शन हो गया, ठीक है, ये किडनी का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। उसके बाद किडनी का बेटा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, किडनी का इंट्रोडक्शन क्या है कि किडनी आर दी बीन शेप, ये लोबिया की शक्ल के आर्गन है, हैविंग अ कनकेव एंड कन्वेक्स साइड, ठीक है। तो बेटा ये इनकी जो बाहर वाली है ये कन्वेक्स है, अंदर वाली क्या है, कनकेव साइड है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, हमारे पेट वाली कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। जिस तरह सीने वाली कैविटी थी बेटा उसको हम थोरैक्स कैविटी बोलते थे, और मुंह वाली कैविटी को हम बक्कल कैविटी बोलते थे या ओरल कैविटी। इस तरह ये कैविटीज होती हैं जिसम में, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है। बिलो द डायाफ्राम के नीचे ऑन द साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। द कनकेव साइड ऑफ ईच किडनी इज टुवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम। तो जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है वो कनकेव साइड होती है उसकी, ठीक है ना, यानी कि रीढ़ की हड्डी की जानब होती है वो ये वाली कनकेव साइड होती है। द लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट। तो जो लेफ्ट किडनी है वो उससे थोड़ा सा ऊपर है राइट किडनी से। किडनीज आर डार्क रेड इन कलर। तो ये इनके बेटा इनकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है कि किडनी क्या चीज है। इसमें आपको एमसीक्यूज आएंगे। द किडनी इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक। तो एक किडनी है बेटा, उसकी मोटाई देखे जाए तो 4 सेंटीमीटर है, अगर उसकी चौड़ाई देखी जाए तो बेटा 5 सेंटीमीटर है, अगर उसकी लंबाई देखी जाए तो बेटा 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकता है। तो डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द किडनी आ जाए तो ये आपने बताना है, दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायाफ्राम ऑन द साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये आपने इसकी लोकेशन बतानी है, लोकेशन भी आ जाती है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है बेटा, एक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किडनी सराउंडेड बाय अ टफ टिश्यू कॉल्ड रीनल कैप्सूल। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो रीनल कैप्सूल है, ये देखें बाहर वाला, ठीक है। अगर हम ये बेटा हमने किडनी का पढ़ा है कि किस तरह किडनी कहाँ पे प्रेजेंट है, वो जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी साख्त पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑन द कनकेव साइड ऑफ द किडनी देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस। अब ये देखें बेटा, ये वाली जो ये बाहर वाली जो साइड है ये कन्वेक्स है, और अंदर वाली साइड क्या है, ये कनकेव है। और यहाँ पे बेटा एक डिप्रेशन है, ये वाला जो घड़ा मौजूद है ये वाला, इसको हम बोलते हैं हाइलस। तो इस घड़े को उसने क्या बोला है, हाइलस बोला है, ठीक है। तो ये हाइलस का भी सवाल आ जाता है कि क्या है, ठीक है ना। तो हाइलस क्या है, तो यहां से आप लिखेंगे, ठीक है। ऑन द कनकेव साइड ऑफ किडनी देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस। इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर रीनल आर्टरी एंटर्स द किडनी एंड रीनल वेल एंड यूरेटर लीव्स द किडनी। तो ये आप हाइलस के बारे में लिखेंगे। हाइलस वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मार्क करें आप, ठीक है। हाइलस के बारे में पूछा जाता है बोर्ड में। तो देखिए बच्चे, हाइलस वो घड़ा है, ठीक है, कनकेव साइड पे घड़ा है एक गुर्दे की, जिस पे रीनल आर्टरी दाखिल हो रही है जो दिल से खून लेकर आ रही है, और रीनल वेन है जो खून को साफ करने के बाद दिल की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है, वो यहां से निकल रही है। तो जो इसके अंदर आएगी वो रीनल आर्टरी होगी, और जो बाहर जाएगी वो रीनल वेन होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनली अ किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। द आउटर रीजन इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स एंड द इनर वन इज कॉल्ड, द आउटर रीजन इज द रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला। तो ये क्या है बेटा, ये देखें, ये इंटरनली है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर ही उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। अब ये जो थोड़ा सा बाहर की तरफ है बेटा, ये वाला बाहर वाली तय है, इसको हम रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो कॉर्टेक्स का मतलब वैसे भी होता है बैरूनी, ठीक है ना, एक्सटर्नल। और जो अंदरूनी साइड है बेटा वो क्या है, रीनल मेड्यूला। तो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला में फर्क बयान करें, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में लिखेंगे। आउटर रीजन क्या है, रीनल कॉर्टेक्स। अच्छा बेटा, ये सवाल इस तरह भी आता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को ड्रा करना। अगर वो कहे कि डिस्क्राइब करें तो आपने ये बयान करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर वो कहे आपको कि इसके आपने बस नाम लिख देने हैं क्योंकि शॉर्ट में आना है, ठीक है। तो अगर आपको वो बोले कि आप इसको साख्त को ड्रा करें तो इस तरह ड्रा करके बस आपने, बड़ा सिंपल है, तो इसको आपने ड्रा करके इसके ये नाम लिख देने हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला, रीनल आर्टरी, रीनल वेल पढ़ लिया, और यहाँ पे हाइलस पढ़ लिया।
देयर आर मैनी कोन शेप्ड एरियाज इन रीनल मेड्यूला कॉल्ड रीनल पिरामिड। अब ये देखें बेटा, जो रीनल मेड्यूला है ना, इसमें इस तरह के बहुत सारे मखरूती जो हैं अज्जा शामिल हैं, जो कोन शेप हैं, ये वाले सारे बेटा, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। ठीक है, जिस तरह अहराम मिस्र आपने देखे होंगे, पिरामिड्स बोलते हैं हमें। ठीक है, तो ये क्या है, रीनल पिरामिड्स हैं। तो द बेस ऑफ ईच पिरामिड फेसेस द रीनल कॉर्टेक्स। इसमें यानी कि ये जो इसकी बुनियाद है, बेस है हर एक पिरामिड की, वो रीनल कॉर्टेक्स की तरफ है। ठीक है ना, वाइल इट्स टिप कैविटी इज कॉल्ड रीनल पेल्वस। और हर एक की जो टिप है, ये वाली चोटी है बेटा इसकी, हर रीनल पिरामिड की, वो रीनल पेल्वस की तरफ है। ठीक है, तो इट एक्सटेंड टू आउटसाइड ऑफ द किडनी एंड फॉर्म्स अ यूरेटर। अब देखिए बच्चे, ये जो सारे रीनल पिरामिड है ना, यहां से ही जो है वो बुनियाद बनती है किसकी, रीनल पेल्वस की। और ये देखें, हर एक मिला हुआ, ये रीनल पेल्वस है सारा ये वाला। ठीक है, तो यहां से यूरेटर निकल रहा है। ठीक है, तो ये रीनल जो पेल्वस है ना, ये बेसिकली किन से बन रहा है, इनकी टिप से बन रहा है, रीनल पिरामिड की टिप से बन रहा है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और उसके बाद क्या है, यहां से क्या है, यूरेटर निकल जाता है। तो ये था सिंपल सा स्ट्रक्चर किडनी का। उसके बाद बेटा है नेफ्रॉन। ये वाला जो गुर्दा है बच्चे, ठीक है, इसका जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, यानी कि इसकी फैलियाती इकाई जो है वो नेफ्रॉन है। एक गुर्दे को इस तरह, जिस तरह सेल है हमारे जिस्म में खरबों सेल हैं, वो हमारी लाइफ की इकाई है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो इसी तरह जो गुर्दा है उसको, उसका जो काम है वो नेफ्रॉन करता है। ठीक है, इस गुर्दे में 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन पाए जाएंगे। हम सिर्फ एक नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ लेंगे तो 10 लाख का भी वही होगा। ठीक है, तो समझ लें कि हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और इस तरह के 10 लाख नेफ्रॉन इस तरह के गुर्दे में मौजूद हैं। अब ये देखें, ये गुर्दे को बेटा करके दिखाया गया है थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, यानी कि इसमें से जो नेफ्रॉन है यहाँ पे उसको निकाल कर ये इसको बड़ा करके आपको दिखाया गया है। तो नेफ्रॉन से क्या मुराद है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि द स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो इसको आप एमसीक्यूज के तौर पर बेटा मार्क करेंगे। ठीक है, जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आप ऊपर लिखी जाए। ठीक है ना, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन। देयर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप एमसीक्यूज मार्क करें बेटा। तो हर गुर्दे में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब ये देखें बेटा, इसके ना 2 हिस्से हैं नेफ्रॉन के भी। जिस तरह गुर्दे के 2 हिस्से थे, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर नेफ्रॉन है ना, उसके भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है रेनल कॉर्पस्कल, ठीक है, एक हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल। बेटा जो ट्यूब की तरह का हिस्सा है ना, उस सारे हिस्से को हमने रीनल ट्यूब्यूल बोल दिया है। और दूसरा हिस्सा है वो रीनल कॉर्पस्कल है। अब रीनल कॉर्पस्कल में देखें आप, तो ग्लोमेरुलस आपको मिलेगा, ये नालियों का नेटवर्क है ये वाला। ठीक है, और एक मिलेगा इसके ऊपर जो इसको सराउंड किया होगा, कप नुमा साख्त होगी इसके ऊपर, कप की तरह की, प्याले की तरह की, उसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलेंगे। तो ये है कुल मिलाकर रीनल कॉर्पस्कल, इसके 2 हिस्से हैं। उसके बाद बेटा रीनल ट्यूब्यूल है, जितना भी ये नाली नुमा हिस्सा है सारा रीनल ट्यूब्यूल है। अब देखें, जहां पे ये बोमैन कैप्सूल एंड हो रहा है, यहां से ये ट्यूब शुरू हो रही है बेटा जी। ठीक है, और ये सारी, तो इस सारे हिस्से को हम ट्यूब्यूलर पार्ट कहते हैं। इसमें अब देखें, जो बोमैन कैप्सूल के बिल्कुल पास है उसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है करीब होना। तो ये बोमैन कैप्सूल के करीब है, इसलिए हम इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड मतलब बालदार, इसमें बहुत सारे बाल हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल मतलब करीब, किसके करीब, बोमैन कैप्सूल के। कन्वोल्यूटेड मतलब कि जिसमें बहुत सारे बाल हों, और ट्यूब्यूल मतलब नाली। तो जो बिल्कुल पास है बोमैन कैप्सूल के, उसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। जो बेटा इससे दूर है उसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। डिस्टल मतलब जो डिस्टेंस पे मौजूद है, जो दूरी पे मौजूद है। ठीक है, दूरी पे मौजूद बलदार नाली। और बेटा ये वाली जो यू शेप है, इसको हम बोलेंगे ट्यूब को लूप ऑफ हैनले। ठीक है, यू शेप है। और ये सब जमा होकर बाद में बेटा कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, और यहां से बेटा यूरेटर की बुनियाद बनेगी, ये वाली यूरेटर की बुनियाद बनेगी, जो कि मसाने की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज का जो है वो जाल है। तो ये बेटा है कुल मिलाकर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यानी कि रीनल कॉर्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूल। अब हम इसको
जो है थ्योरी को जल्दी से पढ़ लेते हैं, समझ आपको आ गई होगी। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये भी 2 नंबर का सवाल आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने डायग्राम करनी है। तो रीनल कार्पस्कल है बेटा, ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। ओके, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल कॉर्पस्कल के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। ग्लूमेरुलस क्या है? इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज व्हाइल बोमेन कैप्सूल इज द कप शेप स्ट्रक्चर अराउंड द ग्लूमेरुलस। तो ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, ठीक है, ये ग्लूमेरुलस है और इसके ऊपर ये जो कप नुमा स्ट्रक्चर है बेटा, ये वाला क्या है? बोमेन कैप्सूल है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि ट्यूबुलर इट इज अ लॉन्ग ट्यूब अटैच विद द बोमेन कैप्सूल। अब यहाँ पे बोमेन कैप्सूल एंड हो रहा है, वहां पे ये क्या है? शुरू हो रहा है। तो इट हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 हिस्से मैंने आपको बताए। द फर्स्ट पार्ट इज कन्व्यूलेटेड एंड इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, पहला बालदार हिस्सा प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड। दूसरा द मिडिल पार्ट इज यू शेप एंड इज कॉल्ड द लूप ऑफ हैनले, जो यू शेप है वो लूप ऑफ हैनले है। द लास्ट पार्ट इज अगेन कन्व्यूलेटेड एंड इज कॉल्ड डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और जो लास्ट वाला है वो डिस्टेंस पे मौजूद है, फासले पे, उसको हम डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये रीनल कॉर्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूल में फर्क बयान करें तो इसके आपने सिर्फ हिस्सों के नाम लिख देने हैं। 2 हिस्से कॉर्पस्कल के हैं और 3 हिस्से ट्यूब्यूलर पार्ट के हैं। उसके बाद बेटा है द डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो जो डिस्टल ट्यूब्यूल है बेटा, ठीक है, वो एंड पे यहाँ पे खुलती है कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट आपको पता है कि जो कलेक्ट करेगी यूरिन वगैरह को। मैनी कलेक्टिंग डक्ट जॉइन टुगेदर ओपन इनटू द रीनल पेल्वस। इस तरह की हजारों जो लाखों हैं वो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, वो इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं? रीनल पेल्वस बनाती है। उसके बाद है बेटा फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। तो गुर्दे का जो फंक्शन है वो पेशाब बनाना है और वो 3 मराहल में करता है। पहला मरहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है बेटा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। तो देखें बच्चे, सबसे पहले है किडनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। किडनी जो है वो खून की कंपोजिशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दे टेक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड एंड कन्वर्ट देम इनटू द यूरिन, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को पेशाब में तब्दील कर देता है और ये काम 3 मराहल में करता है। सबसे पहले बेटा प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर आपको पता है, प्रेशर को बोलते हैं, और फिल्ट्रेशन क्या है? उसको फिल्टर करना है। तो क्या होगा? ब्लड इंटर्स किडनी थ्रू अ रीनल आर्टरी, ठीक है। तो बेटा ये जो रीनल आर्टरी होगी, यहाँ पे जो है ग्लूमेरुलस की तरफ खून इंटर होगा। ये जो रेड ब्लड आ रहा है, समझ लें कि ये रीनल आर्टरी है। ये आर्ट्रियोल बोला है, छोटी छोटी आर्टरीज होंगी, यहाँ पे आकर ये आर्टरी की बुनियाद बन जाएगी और ये क्या है? यहाँ पे खून आ रहा है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं ना नेफ्रॉन किस तरह काम करता है, ठीक है, किस तरह पेशाब बनाता है। तो इस तरह के 10 लाख नेफ्रॉन फिर एक ही तरीके से अमल करेंगे। तो देखें बच्चे, प्रेशर फिल्ट्रेशन है सबसे पहले, यानी कि ये आर्टरी आई और यहाँ पे खून को लेकर आई, ठीक है। तो द आर्टरी डिवाइड इनटू मैनी आर्ट्रियोल्स, ईच आर्ट्रियोल डिवाइड इनटू द कैपिलरीज ऑफ द ग्लूमेरुलस। तो यहाँ से फिर क्या बन गई? ग्लूमेरुलस की क्या बन गई? जो है कैपिलरीज बन गई, ठीक है, छोटी छोटी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होना है। व्हेन ब्लड रीचेस ग्लूमेरुलस इट्स प्रेशर इज वेरी हाई। तो जब यहाँ पे ग्लूमेरुलस पे खून पहुंचा है बेटा, तो इसका प्रेशर बहुत हाई है। ये एफ से शो किया गया है, इसका मतलब है फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, हम फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं ना। तो मैनी स्मॉल, तो इससे क्या होगा? जब ब्लड प्रेशर काफी हाई होगा प्रेशर फिल्ट्रेशन में ग्लूमेरुलस की कैपिलरीज में, मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, साल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया मूव आउट ऑफ द ग्लूमेरुलस। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे पानी है, एक्स्ट्रा साल्ट्स हैं, ग्लूकोज है और यूरिया है, ये ग्लूमेरुलस की कैपिलरी से बाहर आ जाएंगे। दीज मटेरियल इंटर बोमेन्स कैप्सूल। अब ये सारा मटेरियल जो है बेटा वो बोमेन्स कैप्सूल में चला जाएगा। हम तरतीब वाइज पढ़ा है हमने इसको, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को तरतीब वाइज ही हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये काम करते हैं। सबसे पहले ग्लूमेरुलस में आया फिल्ट्रेशन और बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर होके चला गया, ठीक है। दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो बेटा प्रेशर फिल्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। प्रेशर फिल्ट्रेशन से क्या मुराद है? डिफाइंड प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपने यहां से यहां तक लिखना है।
द फिल्टर्ड मटेरियल इन बोमैन्स कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट से क्या मुराद है, डिफाइन ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट। तो जो फिल्टर मटेरियल है बोमैन कैप्सूल में उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट। इट इज अबाउट 20% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा दैट एंटर्स द ग्लूमेरुलस, यानी कि ये ब्लड प्लाज्मा का 20% होता है। तो ये बेटा हो गया पहला स्टेप, ठीक है, फिल्ट्रेशन फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन, यानी कि खून से नेफ्रॉन में क्या हो गई, फिल्ट्रेशन होगी। इसको हमने एफ से शो किया। उसके बाद दूसरा है बेटा रीअब्जॉर्प्शन। देखिए बेटा, री का मतलब होता है दोबारा, एब्जॉर्प्शन का मतलब है जज़ब करना। देखिए बेटा, इसमें जो सारी चीजें बाहर आई थी हमने वो जिस्म से नहीं निकालनी, ठीक है। गुर्दे ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन में सारा मवाद बना है, फिल्टर हुआ है, उसको हमने सारे के जिस्म से नहीं निकालना। यहाँ पे आपको कुछ ये बॉक्स का सवाल है कि ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर थ्रू द ग्लूमेरुलर। अब ये ग्लूमेरुलर जो फिल्ट्रेट है इसमें क्या होता है, ब्लड सेल्स और प्रोटीन है ये नहीं फिल्टर हो सकती, और होना भी नहीं चाहिए। गुर्दे से हमने खून थोड़ी ना निकालना है बाहर पेशाब के रास्ते। तो ये चीजें, प्रोटीन भी हमें चाहिए मसल्स के लिए, और ब्लड सेल्स हमारे जिस्म का खून है ये भी नहीं निकालना हमने बाहर। तो ये निकलते भी नहीं है, क्यों बिकॉज दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू दी ग्लूमेरुलस कैपिलरीज। तो इसका जवाब इतना ही है, दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज सो दे आर नॉट फिल्टर थ्रू दी ग्लूमेरुलर कैपिलरीज। तो इन चीजों को कुछ चीजें जो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट में बनी है उनको सबको नहीं निकालना, कुछ को जज़ब करना है। The glomerular filtrate moves to next part of nephron like renal tubule। अब देखिए बेटा, रीनल कार्पस्कल का काम खत्म हो गया है, यानी कि इसमें दो हिस्से थे, ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल। तो आगे काम आ गया है ट्यूब्यूलर पार्ट का, ठीक है। तो अब ट्यूब्यूलर पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। Most useful materials are reabsorbed from glomerular filtrate into the blood capillaries surrounding the renal tubule। देखिए बच्चे, जो चीजें हमारे जिस्म में हमने रखनी है उनको जो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट में आ गई थी जबरदस्ती प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, इनको हमने दोबारा खून में शामिल करके खून में ही रखना है, इनको पेशाब के रास्ते खारिज नहीं करना। तो इसको हम रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसमें क्या क्या जो है रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, large amount of water, nearly 100% of glucose and amino acids and most of the salts are reabsorbed from proximal convoluted tubule। तो ये जो proximal ट्यूब है बेटा, इसमें से हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो तमाम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को दोबारा निकाल लेते हैं ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट से। 100% ग्लूकोज नहीं जानी चाहिए पेशाब के रास्ते, ठीक है। एंड अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड हैं प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, उनको निकाल लेते हैं। और जो जिस्म को जरूरी साल्ट्स चाहिए होते हैं, नमकियात खून की केमिस्ट्री को बरकरार रखने के लिए, वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जरिए होता है, ठीक है। तो ये बात। और कौन कौन सी चीजें रीअब्सॉर्ब की जाती हैं, some water is reabsorbed from descending limb of the loop of Henle and large amount of salts are reabsorbed from the ascending limb of the loop of Henle, ठीक है। तो जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी जो बिल्कुल पास थी बोमैन कैप्सूल के, उससे हमने ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर लिया, दोबारा से नहीं निकालनी वो जिस्म से, साल्ट्स को कर लिया, कुछ साल्ट्स को और पानी को कर लिया, और अमीनो एसिड को कर लिया। उसके बाद बेटा जो लूप ऑफ हैनले है, ये जो यू शेप है ये वाली, इसकी बेटा ये जो नीचे आ रही है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ठीक है ना। अब लूप ऑफ हैनले की भी दो एग्जाम है, ये वो यू शेप है, इसकी जो नीचे की तरफ आ रही है बेटा ये डिसेंडिंग है, नीचे आ रही है, और ये जो ऊपर जा रही है ये असेंडिंग है, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। तो ये जो नीचे आ रही है इससे पानी जज़ब करते हैं, ये जो ऊपर जा रही है इससे नमकियात को रीअब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद करना है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, और जो वाटर है वो अब्सॉर्ब होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैनले। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। और रीअब्सॉर्प्शन वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन है। सम वाटर इज आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इससे भी पानी है वो जज़ब होता है। तो ये था रीअब्सॉर्ब, ठीक है ना। जो चीजें आपको चाहिए वो आपने रीअब्सॉर्ब कर ली, ठीक है। उसके बाद है बेटा इसका आखिरी हिस्सा, पेशाब बनाने का आखिरी मरहला है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन।
तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन है, यहां से आपने यहां तक लिखना है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन यूजफुल मटेरियल्स आर रीअब्सॉर्ब्ड, जब रीअब्सॉर्प्शन हो गई इनटू ब्लड, तो जब ये खून में सारी चीजें दोबारा से शामिल हो गई, some of the remaining waste present in blood are secreted from blood capillaries to the renal tubule, ठीक है। तो ये जो ट्यूब्यूलर पार्ट है बेटा, अब देखें इसमें से जो एंड पे वेस्ट बच गया है ना थोड़ा बहुत, उसको अब क्या किया जाएगा, उसको दोबारा जो है रीनल ट्यूब्यूल में डाला जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज द एक्टिव, अच्छा इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि इसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी एटीपी की सूरत में, ठीक है ना। एंड इट इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, यानी कि जो वेस्ट थोड़ा बहुत बच गया है उसको दोबारा रीनल ट्यूब्यूल में डाल दिया गया है। अब ये काम खत्म हो गया है, अब पेशाब बन चुका है। आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सेक्रीशन द फिल्ट्रेट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरिन। तो ये यूरिन की डेफिनेशन है बेटा, पेशाब की क्या डेफिनेशन है कि जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी और ट्यूब्यूलर सेक्रीशन हो जाएगी, जो फिल्ट्रेट बच जाएगा रीनल ट्यूब्यूल में, उसको हम यूरिन बोलते हैं। यूरिन फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन्स, ऑल नेफ्रॉन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन से, एक गुर्दे के और 2 गुर्दे के तकरीबन 20 लाख नेफ्रॉन से, तमाम नेफ्रॉन से मूव्स टू द रीनल पेल्वस। अब यहां से ये क्या करेगा, इस रीनल पेल्वस की तरफ मूव कर जाएगा पेशाब, ठीक है, यूरिन। उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम रीनल पेल्वस यूरिन मूव्स टू द यूरिनरी ब्लैडर बाय यूरेटर। फिर यहां से यूरेटर इसको मसाने की तरफ ले जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। हियर इट इज स्टोर्ड, यहाँ पे इसको स्टोर किया जाएगा। व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड यूरिन इज पास थ्रू द यूरिथ्रा, तो इसको यूरिथ्रा के जरिए जिस्म से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा गुर्दे का फेल, जिसमें हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा कि ब्लड टू नेफ्रॉन हो रही है, और रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड, यानी कि खून से जो थे वो नेफ्रॉन में तमाम मादे निकाल लिए गए, ठीक है। फिर रीअब्जॉर्प्शन में क्या किया कि नेफ्रॉन से दोबारा खून में थोड़े जो ज्यादातर हमें चाहिए थे बॉडी को वो डाल दिए गए। सेक्रीशन में क्या हुआ कि खून से दोबारा से जो थोड़े बहुत रह गए थे उनको फिर नेफ्रॉन में डाला, और ये क्या बन गया, यूरिन बन गया, ठीक है। उसके बाद है बेटा रोल ऑफ किडनी इन ओस्मो रेगुलेशन। देखिए बेटा, ओस्मो बोलते हैं पानी को, रेगुलेशन मतलब इसको रेगुलेट करना या तवाजुन में रखना, ठीक है। तो गुर्दों का क्या किरदार है ओस्मो रेगुलेशन में, यानी कि पानी, ये ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है। ओस्मो रेगुलेशन मींस द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ओस्मो का मतलब पानी है, अकॉर्डिंग टू बॉडीज नीड, यानी कि जिस्म में पानी और नमकियात की जो बरकरारी है उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। तो किडनी क्या, ये आपने ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन लिखनी है। किडनी आर द मेन ऑर्गन विच वर्क फॉर ओस्मो रेगुलेशन। तो किडनी क्या है, हमारे जिस्म में पानी का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। दे कंट्रोल द, इसलिए आपको बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ठीक है, जितना आपके जिस्म को जरूरत है उतना लाजमी पिए। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स इन ब्लड, सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अदर बॉडी फ्लूइड्स इज आल्सो कंट्रोल। तो ये गुर्दे ही हैं जो हमारे पूरे खून को, उसकी पीएच है उसको बरकरार रखते हैं, ठीक है। तो अब गुर्दे ये काम 2 तरह से करते हैं। एक तो गुर्दे बेटा बनाते हैं डाइल्यूटेड यूरिन, दूसरा बनाते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। तो डाइल्यूटेड यूरिन होता है जो पतला पेशाब है, और कंसंट्रेटेड यूरिन होता है जो कि गाढ़ा पेशाब है, ठीक है। तो डाइल्यूटेड यूरिन कब बनता है, अगर जिस्म में पानी काफी मौजूद हो। इफ देयर इज एक्सेस वाटर इन ब्लड, मोर वाटर इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है। अगर हमारे जिस्म में काफी ज्यादा पानी मौजूद है तो यहाँ से बेटा ग्लोमेरुलस से और बोमैन कैप्सूल से ज्यादा पानी क्या होगा, आपको पता है कि फिल्टर होगा, जैसे हमने प्रेशर फिल्ट्रेशन में पढ़ा है, ठीक है ना। देयर इज लेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और ये जो दूसरा मरहला था रीअब्जॉर्प्शन का, वो कम से कम होगी। कम से कम क्यों होगी, क्योंकि जिस्म में पहले पानी मौजूद है, उसको जिस्म से बाहर निकालना है अब जिस्म ने, ठीक है ना, उसको जिस्म में नहीं रखना। अगर कम होगा तो फिर तो कम होगी ना रीअब्जॉर्प्शन, वो कंसंट्रेटेड यूरिन में हम पढ़ते हैं। तो देयर इज लेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल टू द कैपिलरीज। इन दिस वे अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। अबंडेंट मतलब कसीर मकदार में, ठीक है ना, डाइल्यूट यूरिन बनेगा। एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज ब्रॉट टू नॉर्मल, ठीक है ना। खून में जो पानी है बेटा, ओस्मो रेगुलेशन है, उसको नॉर्मल पे रखना है जितना चाहिए। तो अगर तो हम बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो वो गुर्दा क्या करेगा, उसको कम से कम रीअब्सॉर्ब करेगा और ज्यादा से ज्यादा उसको फिल्टर करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फिल्टर करेगा, फिल्टर ज्यादा करेगा, रीअब्सॉर्ब कम करेगा। यानी कि फिल्टर का तीर मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूं तो फिल्टर ज्यादा करेगा, ठीक है, और रीअब्सॉर्ब
कम करेगा, यानी कि रीअब्जॉर्ब कम करेगा तो वो जिस्म से निकल जाएगा ज्यादा पानी और गाढ़ा और जो है पतला पेशाब बनेगा। कंसंट्रेटेड यूरिन कब बनता है? कंसंट्रेटेड यूरिन तब बनता है इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज लेस देन नॉर्मल। अगर हम बहुत कम पानी पिए तो लेस वाटर इज फिल्टर। अब यहाँ पे क्या है बेटा, फिल्ट्रेशन कम होगी, इसका तीर मैं डाउन कर रहा हूं, फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल देयर इज मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल टू कैपिलरीज। और रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी बेटा, वो ज्यादा होगी, यानी कि खून को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करके पानी को खून में शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि खून में पानी बरकरार रखना है, ओस्मो रेगुलेशन रखनी है। तो इन दिस वे कंसंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड एंड वाटर इज रिटेन्ड इन द ब्लड। इस तरह वाटर जिस्म में क्या रहता है, बरकरार रहता है। तो ये सवाल आपको इस तरह आएगा, डाइल्यूट व्हाट इज मेंट बाय डाइल्यूटेड यूरिन। तो आप ये सारा लिखेंगे कि डाइल्यूटेड यूरिन किस तरह बनता है, या हाउ डाइल्यूटेड यूरिन इज फॉर्म्ड, और व्हाट इज मेंट बाय कंसंट्रेटेड यूरिन। उसके बाद बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी। तो डिसऑर्डर ऑफ द किडनी में हम पढ़ेंगे बेटा कि गुर्दे के जो है वो अमराज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है बेटा किडनी स्टोन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मैं ये आपको, और एमसीक्यू तो मैं आपको बताता हूँ। समटाइम्स द फिल्टर्ड मिनरल्स एंड साल्ट्स लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट एंड यूरिक एसिड गैदर इन किडनी एंड मेक हार्ड क्रिस्टलाइन डिपॉजिट। सच डिपॉजिट कैन नॉट पास इन द यूरिन एंड आर कॉल्ड किडनी स्टोन। तो ये है बेटा किडनी स्टोन की डेफिनेशन। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज मेंट बाय किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन की डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है कि जो फिल्टर मिनरल होते हैं, साल्ट होते हैं लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, ये बेटा टमाटर के छिलके वगैरह में होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट एंड यूरिक एसिड, तो ये वाले हैं, ये मिलकर एक हार्ड डिपॉजिट बना देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन। Some stone may leave kidney and may be trapped in ureter or urinary bladder। कुछ गुर्दे से निकल जाते हैं अगर बहुत ज्यादा पानी पिया जाए, और कुछ क्या है, ट्रैप हो जाते हैं। अब हर बीमारी के सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या होंगी, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन, तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सीवियर पेन होगी बंदे को बेटा इन किडनी और लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में, बर्निंग इन यूरिथ्रा, ये जो यूरिथ्रा है बेटा, जो पेशाब की नाली है बाहर की तरफ आ रही है, इसमें जो है जलन होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आएगा, फाउल स्मेलिंग यूरिन, बदबूदार पेशाब आएगा, ब्लड एंड पस इन यूरिन, खून में ब्लड और पेशाब में ब्लड और पस होगी, वॉमिटिंग होगी, नोजिया, घबराहट, ठीक है, और ब्लोटिंग होगी। तो ये सारी चीजें क्या हैं, इसके सिम्टम हैं। इसकी काजेज, वजूहात क्या हैं, तो वजूहात हमने कुछ पढ़ी भी हैं, ये वाली कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट, तो ये अब सारे काजेज लिखे हुए हैं कि वजूहात क्या है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करना है। प्रेजेंस ऑफ मोर कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट्स एंड इन डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाएंगे, फैट खाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स खाएंगे, यानी कि घी मक्खन वगैरह काफी ज्यादा जो होता है, तो ये क्या होगा, ये डाइट के थ्रू है कि डाइट के थ्रू कौन कौन सी चीजें हैं, इसकी वजूहात बन सकती हैं। तो डाइट में अगर हम ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज्यादा खा रहे हैं, नॉर्मल तो खाएं तो कोई मसला नहीं है, फैट भी नॉर्मल लेनी चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट्स भी खानी चाहिए, ठीक है, जैसे दूध है, ठीक है, मक्खन वगैरह है, ये सारी चीजें, लेकिन ये बहुत ज्यादा खाई जाएंगी तो इससे क्या होगा, किडनी स्टोन। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन, अगर विटामिन सी और डी जो है वो बहुत ज्यादा डाइट में लिया जाए, रिड्यूस्ड वाटर इनटेक, अगर पानी कम पिया जाए तो फिर भी किडनी स्टोन है, और एक्सेस यूरिक एसिड इन ब्लड, खून में यूरिक एसिड का ज्यादा हो जाना भी क्या है, किडनी स्टोन की वजह बन सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है, ठीक है, पेशाब की नाली के, तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन बन सकता है। और अगर शराब बहुत ज्यादा पिए बंदा तो उससे भी हो सकता है। तो ये इसके काजेज आपने लिखने हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इफ किडनी स्टोन आर स्मॉलर इन साइज द पेशेंट इज एडवाइज्ड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर सो स्टोन्स कैन पास थ्रू द यूरिन, ठीक है। अगर तो पानी बहुत ज्यादा पिया जाए तो बाज़ औक़ात निकल जाती है, क्योंकि अगर इसका साइज स्मॉल हो तो फिर ये निकल जाती है। वरना इसके इलाज हैं बेटा, तो इसका एक इलाज तो लिथोट्रिप्सी है, दूसरा है सर्जरी। तो इसके दो इलाज हैं। किडनी स्टोन का इलाज बयान करें तो डिस्क्राइब ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है। तो बेटा लिथोट्रिप्सी, लिथो का मतलब होता है बेटा पत्थर या स्टोन, और ट्रिप्सी का मतलब होता है इसको टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है, तो यानी कि पत्थर को टुकड़े टुकड़े करना। तो ये आप लफ्ज समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट
शॉर्ट क्वेश्चन। लिथोट्रिप्सी, डिफाइन लिथोट्रिप्सी, व्हाट इज लिथोट्रिप्सी, बोर्ड वाले का फेवरेट है। इट इज एन अदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। इन लिथोट्रिप्सी नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स, ऐसी शॉक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं जो कि बिजली नहीं होती, नॉन इलेक्ट्रिक होती हैं। फॉल ऑन द किडनी फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि पेट के बाहर से ही बेटा ये देखें शॉक वेव्स हैं, ये डाली जा रही हैं पत्थर के ऊपर गुर्दे में, ठीक है, और इसको क्या है तोड़ा जा रहा है। तो लिथो का क्या मतलब है, पत्थर, और ट्रिप्सी मतलब इसको रेजा रेजा करना, इसको तोड़ना, ठीक है। तो इस तरह जो पत्थर है वो तोड़ दिया जाता है और पेशाब के रास्ते ये देखें छोटे छोटे पत्थर हैं, ये स्मॉलर पीसेस स्टोन है, ये बाहर निकल आते हैं। द वेव्स हिट द स्टोन्स एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पीसेस व्हिच पास आउट द थ्रू यूरिन, और ये पेशाब के रास्ते बाहर निकल आते हैं। ये है लिथोट्रिप्सी, ठीक है। उसके बाद है इफ स्टोन्स आर लार्जर एंड कैन नॉट पास इजीली द पेशेंट हैज टू अंडरगो सर्जरी फॉर द रिमूवल। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर ये इसको इजीली ना निकाला जा सके तो क्या करवाया जाता है बेटा, सर्जरी, ठीक है। तो दूसरा इलाज क्या है, सर्जरी। उसके बाद है बेटा रीनल फेलियर। तो ये हम गुर्दे के अमराज पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा किडनी स्टोन्स, यानी कि गुर्दे की पथरियां हैं, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके हमने अलामात पढ़ी, उसकी वजूहात पढ़ी, उसका इलाज पढ़ा और उसके सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद है बेटा दूसरा है किडनी यानी कि रीनल फेलियर, किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। तो बेटा गुर्दे का नकारा हो जाना। व्हेन वन और बोथ किडनीज आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब ये अपना काम करने के काबिल नहीं रहेंगे, रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड, यानी कि अगर ये खून से वेस्ट मटेरियल को ना निकालें जिस्म से बाहर, तो हम कहेंगे कि गुर्दे क्या है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। इस कंडीशन को हम बोलेंगे दिस कंडीशन इज कॉल्ड किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय रीनल फेलियर और किडनी फेलियर, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या बीमारी की अलामात हैं। इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट इन ब्लड, खून में मुख्तलिफ किस्म के जो वेस्ट हैं जो गुर्दे निकालते हैं वो नहीं निकाल सकेंगे खून से, तो खून में वो क्या है उनकी कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक अलामत है। इसका जो है वो जो रीनल फेलियर RFT होती है, रीनल फंक्शनिंग रिपोर्ट होती है बेटा, वो करवाते हैं तो पता चलता है कि खून में बहुत सारे वेस्ट बड़े होते हैं, वो बताती है कि गुर्दे कितना काम कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे। तो राइज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो भी गुर्दों ने निकालने होते हैं। वेट लॉस, वजन में कमी है, और ब्लड इन यूरिन, और खून पेशाब में खून आना, ठीक है। स्वेलिंग इन लेग्स, टांगों में जो स्वेलिंग हो जाना, क्योंकि ये फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया है तो टांगों में सोजिश हो जाती है। फीट एंड फेस, और टांगों में, पाँव में और चेहरा क्या है ये सूज जाता है। तो ये है सिम्टम। इसकी वजूहात क्या है, काजिज क्या है। लॉन्ग टर्म डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। एक बंदा अगर लॉन्ग टर्म बड़ी देर से शुगर का मरीज है तो उसमें ये हो सकता है किडनी फेलियर। एंड हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन का मरीज, डिहाइड्रेशन, शदीद पानी की कमी, सीवियर किडनी इन्फेक्शन, बहुत सख्त जो है शदीद है किडनी के इन्फेक्शन, ओवर यूज ऑफ सर्टन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल, लाइक नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को हम एनसेड्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये एब्रीवेशन आपने याद रखनी है। लार्ज किडनी स्टोन, तो ये बेटा आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। फिजिकल डैमेज टू किडनीज, हार्ट और लिवर फेलियर, तो ये सारी चीजें क्या है वजूहात बन सकती हैं। अब ये देखें ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का। ट्रीटमेंट एक है बेटा डायलिसिस, ठीक है, दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा, ठीक है। तो देखें सबसे पहले है डायलिसिस। तो डायलिसिस में दो चीजें हैं, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय डायलिसिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। डायलिसिस दो तरह का है, एक हीमोडायलिसिस है। हीमो का मतलब होता है ब्लड, और डायलिसिस मतलब आपने इसको साफ करना है, यानी कि खून को साफ करना, ठीक है। और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल कैविटी, आपकी जो पेट वाली कैविटी होती है, इसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, और इसके थ्रू जो डायलिसिस किया जाएगा उसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हीमोडायलिसिस। व्हाट इज हीमोडायलिसिस, ये इसकी डेफिनेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। डायलिसिस इज द मेथड इन विच, ये डायलिसिस की डेफिनेशन करें सबसे पहले, इन विच वेस्ट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड यूजिंग अ डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें डायलिसिस फ्लूइड इस्तेमाल करके हम, ठीक है, जिस्म से क्या है वेस्ट जो सब्सटेंसेस हैं उनको निकालते हैं। तो दोनों में डायलिसिस फ्लूइड इस्तेमाल होगा, यानी कि हीमोडायलिसिस में भी और पेरिटोनियल डायलिसिस में भी। समझ लें कि ये जो डायलिसिस फ्लूइड है ये क्या करेगा,
ये जिस्म से बेकार मादों को खून से निकाल लेगा, ठीक है, खींच लेगा अपनी तरफ। तो हीमोडायलिसिस देखते हैं। इन हीमोडायलिसिस द पेशेंट्स ब्लड इज पंप्ड थ्रू अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर। ये एमसीक्यू है बेटा और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि कौन सी हीमोडायलिसिस में जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायलाइजर, ठीक है। तो डायलाइजर क्या है, व्हाट इज डायलाइजर, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो ये क्या है, इन हीमोडायलिसिस द पेशेंट्स ब्लड इज पंप्ड थ्रू अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर। डायलाइजर कैसे काम करता है, द डायलाइजर कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स। इसमें इस तरह की बेटा क्या होती हैं, ये वाली लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं। ब्लड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब्स। तो इनसाइड द ट्यूब्स ये जो है ये आपके जिस्म के साथ अटैच होता है खून के साथ, तो खून इन ट्यूब्स में बहता है, ठीक है। वाइल डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज आउटसाइड, और ये जो डायलिसिस फ्लूइड होता है ये आउटसाइड बहता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट इज मूव फ्रॉम ब्लड एंड इंटर द डायलिसिस फ्लूइड। तो खून से ये वाले जो बेकार मादे होते हैं जो गुर्दा निकालता था, अब ये डायलिसिस फ्लूइड क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ये डायलिसिस फ्लूइड जो है, ठीक है। तो द प्यूरिफाइड ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी, और जो खून साफ हो चुका है उसको दोबारा जिस्म में पलटा दिया जाएगा। यानी कि आपके जिस्म से खून निकाला जा रहा है, नालियों में खून बह रहा है, और डायलिसिस फ्लूइड इन मादों को, बेकार मादों को खून में मौजूद खींच रहा है और खून को साफ करके आपके जिस्म में दोबारा डाला जा रहा है। तो ये डायलाइजर का काम है। तो ये है हीमोडायलिसिस, यानी कि जिसमें आपका खून जिस्म से बाहर निकाला जाता है। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें आपका जिस्म से खून निकाला नहीं जाता, डायलिसिस फ्लूइड को आपके जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है। तो बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस की डेफिनेशन, इन दिस मेथड डायलिसिस फ्लूइड इज पंप्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है ना। आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है हमारी, उसमें बेटा डायलिसिस फ्लूइड को डाला जाता है। द स्पेस अराउंड द गट इन द एब्डोमेन, पेरिटोनियल कैविटी कौन सी है, जो हमारी गट है, ठीक है, हमारे पेट में जो स्पेस है गट के गिर्द, उसमें, ठीक है ना। जो हम बेटा जो गट में आपको पता है क्या आता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सारे, तो या वहां पे जो स्पेस है उसमें डाला जाता है डायलिसिस फ्लूइड को। द वॉल्स ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी आर लाइंड विद पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन वहां पे मौजूद होती है पेरिटोनियल कैविटी की दीवारों पे। The waste passes from the blood present in blood vessels of the peritoneal membrane into the dialysis fluid, ठीक है। तो अब जो वेस्ट मटेरियल है वो खून से कहाँ आ जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा, ठीक है ना। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में से होकर जो है डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम द डायलिसिस फ्लूइड इज ड्रेन्ड, और थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे कि जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको जिस्म से बाहर निकाल देंगे, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी से बाहर निकाल देंगे। तो ये डायलिसिस फ्लूइड क्या करेगा, जो खून में मौजूद बेकार मादे होंगे उनको खींच लेगा, ठीक है। ये छोटा सा है, देख लीजिए, इसको भी डब्बे वाला सवाल छोड़ा नहीं करते। इन पंजाब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज कंट्रोल्ड बाय पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। तो बेटा जो पंजाब में है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम है बेटा, जिसमें गुर्दे की जैसे ट्रांसप्लांटेशन है, जिगर की है, ठीक है, इन सारी चीजों की ट्रांसप्लांटेशन है, इसको एक महकमा कंट्रोल करता है जिसको पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी बोलते हैं। इट इंश्योर्स दैट, ये यकीनी बनाता है, पीपल कैन हैव सुटेबल ट्रांसप्लांटेशन विद सेफ्टी एंड क्वालिटी, यानी कि लोगों को सेफ्टी और क्वालिटी के साथ ट्रांसप्लांटेशन की जो सहूलतें हैं ये मुहैया करता है, ठीक है। तो बेटा ये इलाज पढ़ रहे थे हम किडनी फेलियर का। एक हमने पढ़ा डायलिसिस, जो कि डायलिसिस फ्लूइड के थ्रू करवाया जाता है, और हीमोडायलिसिस इसकी इकसाम में से है, और पेरिटोनियल। दूसरा इलाज है किडनी फेलियर का, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज डन। अब ये देखिए बेटा, मैंने आपको ये पेरिटोनियल कैविटी सॉरी दिखा नहीं सका। पेरिटोनियल डायलिसिस में ये इस तरह फ्लूइड होता है, ये पेरिटोनियल कैविटी है, ये जो स्पेस है इसमें डाला जाता है, ठीक है। अब ये जो खून से सारे बेकार मादे हैं, ये पेरिटोनियल फ्लूइड है जो, ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड है जो इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। ये तीर बता रहा है इसको, तो फिर इसको जिस्म से क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन पढ़ रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज डन फॉर एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। तो ये एडवांस जो है बेटा ये ट्रीटमेंट है, इसमें मरीज का गुर्दा जो है वो बदला जाता है। इन दिस ट्रीटमेंट हेल्दी किडनी फ्रॉम सम डोनर इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट्स बॉडी। तो किसी डोनर का गुर्दा लेकर पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है अलोंग विद द डैमेज्ड किडनी। द डोनर ऑफ द किडनी मे बी अ डिसीज्ड पर्सन और अ लिविंग वन।
यानी कि ये कोई मुर्दा शख्स भी हो सकता है जिसने अपना गुर्दा डोनेट कर दिया हो मरते वक्त, या फिर ये जिंदा शख्स भी हो सकता है जिसका गुर्दा डाला जाता है। लिविंग डोनर मे और मे नोट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। तो जो जिंदा बंदा है वो इसका रिश्तेदार हो भी सकता है जिसको गुर्दा चाहिए, या नहीं भी हो सकता। ज्यादातर केसेस में जो है उसका रिश्तेदार ही होता है। इन ऑल केसेस, तमाम केसेस में द डोनर किडनी इज मैच विद द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम। अब देखिए हमारे इम्यून सिस्टम के साथ जो है उसको मैच किया जाता है डोनर के गुर्दे को। पहले टेस्ट करवाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन से पहले जो बंदा गुर्दा देना चाहता है देखा जाता है कि इसका गुर्दा इसको लग भी जाएगा कि नहीं, उसके इम्यून सिस्टम के साथ, ठीक है ना। जिस तरह हम किसी को खून देने से पहले टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, इसी तरह ये गुर्दा देने से पहले भी टेस्ट होता है। व्हेन अ मैचिंग किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इट मे वर्क नॉर्मली इन पेशेंट बॉडी फॉर 10 to 15 ईयर्स। अगर उसका ट्रांसप्लांट कामयाब हो जाए तो ये जो गुर्दा है ये 10 से 15 साल तक काम करेगा। बाकी अल्लाह को बेहतर पता है कि कितनी देर किसकी जिंदगी है और कितनी देर इससे ज्यादा भी कर सकता है, ये सिर्फ एवरेज उसने बताई है, ठीक है। तो ये है बेटा हमारा आज का टोटल चैप्टर। इसके जो एक्सरसाइज है इसकी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है बेटा जी, वो अपलोड कर दी गई है। तो चलो बेटा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एंड तक देखा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है चैनल पे, आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको जवाब दूंगा।